नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे पर्यावरण के सीरीज़ का 15वां वीडियो है और पर्यावरण संरक्षण का 8वां भाग है। और आज का टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलन। ये आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला अपना टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974। आइए इसकी शुरुआत करते हैं इसी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। अक्सर आप अखबारों में इसके संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हुए अपने को पाएंगे। इसके मुख्य तथ्यों को देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत किया गया है। इस प्रकार ये एक सांविधिक निकाय है, यानी सांविधिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी स्टैट्यूटरी बॉडी उन बॉडी को कहते हैं जिनका निर्माण एक्ट के माध्यम से किया गया हो। बाद में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसे वायु प्रदूषण संबंधित कार्य एवं शक्तियाँ दे दी गई है। सबसे पहले जल को दिया गया, फिर उसके बाद वायु के संबंध में दे दी गई है। यह बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जल एवं वायु प्रदूषण के मामले में ये देश की शीर्षस्थ संस्था है, टॉप इंस्टीट्यूशन है। इसके मुख्य कार्यों को देखें तो ये अपने मंत्रालय को जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है, पर्यावरण से संबंधित शोध एवं आकलन का काम करता है। ये विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ उनके आपसी विवादों को भी सुलझाता है। साथ ही राज्यों को तकनीकी मदद भी उपलब्ध कराता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी उपलब्ध कराता है। इसका दायित्व है कि यह जल एवं वायु की गुणवत्ता का निरंतर निगरानी करे। इसके लिए यह मानक निर्धारित करने का काम करता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि जल एवं वायु की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद औद्योगिक संस्थानों तथा प्रदूषण नियंत्रण एवं ऊर्जा संरक्षण से जुड़े विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर प्रदूषण संबंधित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, ताकि पर्यावरण से संबंधित या प्रदूषण से संबंधित लोगों में अवेयरनेस जागृत हो, लोग इसके प्रति जागरूक हों तथा हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, वायु एवं जल प्रदूषण कम से कम हो। इसके बाद देखेंगे कि राज्यों के बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण से संबंधित अधिनियमों का ये क्रियान्वयन भी करता है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो ये रहा अपना जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974। अब अगला अपना प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कैंपा कहते हैं। अपना अगला टॉपिक है प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पनसेटरी ऑफ फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे कैंपा के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोग अक्सर एक अखबारों में सुनते होंगे। तो ये कैंपा इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। आइए समझते हैं कैंपा होता क्या है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें तो किसी भी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले सरकार एवं निजी लोगों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद देखेंगे कि अनुमति मिलने के बाद वह प्रस्ताव संबंधित राज्य के वन विभाग को भेज दिया जाता है। जब अनुमति मिल जाती है तो राज्य के वन विभाग को वो अनुमति पत्र को भेज दिया जाता है। राज्य से भी सहमति मिलने के बाद संबंधित कंपनी या व्यक्ति को वन भूमि की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है, ताकि प्रतिपूरक वनीकरण किया जा सके। तो यही है अपना प्रतिपूरक वनीकरण। मान लिया कि किसी भूमि पर वन लगे हुए हैं, वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए उस वनों की कटाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बदले, वनों की कटाई के बदले उस खाली जगह पर अपना फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, और उसी पैसे का उपयोग अन्य जगहों पर सेम मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में वन लगाए जाते हैं। लेकिन जब प्रतिपूर्ति के लिए मिले इस धन का उपयोग तथा क्रियान्वयन में
कमी संबंधी कुछ विसंगतियाँ पाई गई, मतलब इसमें कुछ कमी पाया गया कि धन कम मिल रहा है या इसमें लूप होल पाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के गठन का आदेश दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश के अनुसार राज्यों को भी ऐसे ही प्राधिकरण गठन करने के लिए कहा गया। देखा गया कि कुछ लूप होल्स मिल रहे थे प्रतिपूरक धन उपलब्ध कराने में, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा का निर्माण करने, केंद्र स्तर पर कैंपा का निर्माण करने के लिए कहा तथा आगे चलकर राज्यों के लिए भी यह जरूरी हो गया कैंपा का निर्माण करना। इससे पूर्व सन 2013 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिपूरक कोष के धन के कम उपयोग की बात कही थी। कहा था कि यहाँ से जो धन, कैंपा से जो धन है, इसका उपयोग बहुत कम किया जा रहा है और इस कारण से वनों की कटाई तो हो रही है पर वन नए नहीं लगाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये परिषद कैंपा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में काम करता है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री जो भी होते हैं कैंपा के अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्यों के अधिकरणों में राष्ट्रीय प्राधिकरण जो कैंपा के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर के कैंपा राज्यों के कैंपा के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। ठीक है। एकत्रित कोष के धन का उपयोग, जैसे कैंपा में जो भी धन उपयोग में एकत्रित होते हैं उसका उपयोग राज्य वनों के रोपण, नए वन लगाने, वनों का संरक्षण, ढांचागत विकास तथा वन्यजीव संरक्षण आदि कार्यों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 पारित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों में कैंपा के गठन की बात कही गई है और कैंपा में जो भी धन आता है सेंटर को 10% तथा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को 90% जाता है। ठीक है, ये रहा अपना कैंपा। फिर अगला अपना है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलनों का अध्ययन करते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख आंदोलनों का हम अब अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला अपना अध्ययन है चिपको आंदोलन। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप लोग डेट याद कर लीजिएगा। 1974 में चिपको मूवमेंट चलाया गया था। पेड़ों की कटाई के विरुद्ध किया गया ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि सन 1974 में चलाया गया था। ये वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित ये जगह पर चलाया गया था जो कि उस समय यूपी का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। इस आंदोलन का प्रमुख तात्कालिक कारण था उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 वृक्षों की कटाई के लिए की गई नीलामी के संबंध में सरकार एवं ठेकेदार द्वारा आंदोलनकारियों की बात न मानने पर महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी होगी। फलस्वरूप जंगल नहीं काटा गया। इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति हैं गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। इन तीनों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। शांत एवं अहिंसक विरोध इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता रही है, मतलब अहिंसक विरोध करना है और शांतिपूर्वक ढंग से करना है। इस आंदोलन के बीज को तलाशे तो हमने पीछे पढ़ा था। इस आंदोलन के बीज सन 1731 में राजस्थान के खेजरीली गांव में खेजरी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों द्वारा किए गए आंदोलन में है। इसके बीच खिजरेली गांव के खिजरी वृक्षों को काटने को बचाने के लिए अमृता देवी तथा उनकी 3 पुत्रियों द्वारा किए गए आंदोलन के में ये अपने चिपको आंदोलन के बीज छुपे हुए हैं। अमृता देवी तथा उनकी 3 बेटियां पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपट कर खड़ी हुए, किंतु राजा अजीत सिंह के लोगों के द्वारा उनके सहित यानी कि अमृता देवी तथा उनकी 3 बेटियों के सहित 363 लोगों को वृक्षों के साथ ही काट दिया था। ये आंदोलन चिपको आंदोलन बाद में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार एवं मध्य भारत के क्षेत्रों में फैला। यह एक सफल आंदोलन माना जाता है। तो ये रहा अपना चिपको आंदोलन। अपना दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट। ये आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए किया गया था। इस क्षेत्र का कुंती पूजा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना यानी कि बांध के कारण इन वनों के वृक्षों को काटा जाना था, लगभग 8.5 वर्ग किलोमीटर के करीब। चूँकि यह वन क्षेत्र अत्यधिक सघन होने के कारण अत्यंत शांत रहता है, इसलिए इसे मौन घाटी भी कहते हैं।
आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी। बाद में राज्य सरकार ने इस जल विद्युत परियोजना को निरस्त कर दिया। सन 1985 में इस घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया और इस तरह वनों को कटाई से रोक दिया गया। अगला अपना बिश्नोई आंदोलन। चिपको आंदोलन के रूप में ख्याति प्राप्त इस आंदोलन को खेजरली आंदोलन भी कहा जाता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। इस आंदोलन की जनक अमृता देवी बिश्नोई हैं। इसकी शुरुआत सन 1971 में खेजरली गांव में खेजरी के वृक्षों को काटे जाने के विरोध के रूप में हुई थी। अगला अपना है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बांध परियोजना के विरुद्ध में हुआ था। इस आंदोलन का संबंध पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ आदिवासियों किसानों के विस्थापन तथा आजीविका से भी था। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया था। बाबा आमटेम और अरुंधति राय भी इससे जुड़ी रही। अपना अगला आंदोलन है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन कन्नड़ शब्द अपिको का अर्थ होता है गले लगाना। उत्तर भारत का जो चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। ये आंदोलन सन 1983 में उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में आसपास के वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। जंगल बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन 1980 के दशक में बिहार में शुरू हुआ और बाद में उड़ीसा तक फैला। सरकार ने इस क्षेत्र को प्राकृतिक वनों को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्ष लगाने की योजना बनाई थी। तब सिंहभू जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन किया था। अगला है मैती आंदोलन। इसका शुरुआत सन 1974 में उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत द्वारा की गई थी। अब यह आंदोलन भारत के कई क्षेत्रों सहित विश्व के कुछ और देशों तक फैल चुका है। रावत जी ने विवाह के जूता चोरी के रस्म में लोगों की परंपरा खत्म कर दी। जूता की रस्म में नेग की परंपरा खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके को उत्तराखंडी भाषा में, पहाड़ी भाषा में मैती बोलते हैं, में एक पेड़ लगाने की रस्म की शुरुआत की, जो बाद में एक आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। इसने लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रहे आज के महत्वपूर्ण 3 टॉपिक और तीनों टॉपिक को हमने अच्छे से समापन कर लिया है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।